नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुशीपूर्वक होंगे। आज की कहानी दोस्तों एक थ्री व्हीलर ड्राइवर की है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले की। ये कहानी है आशुतोष की। लोग बाग उन्हें प्यार से आंसू कहकर बुलाते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, लेकिन मेरे गांव में, जो कि गोरखपुर जिला में है, और वहां पर कोई भी मुझे पूरा नाम से पुकारता ही नहीं था। सब आंसू 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 कहकर मुझे बुलाते थे। मैं ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था और साल था 2009। मुझे लड़कियों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। मैं इन कामों में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं हर उस सुंदर लड़की को देखता था कि वो मेरी दोस्त बन जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता था। कई बार इस चक्कर में मैं पीटते पीटते भी बचा था। अब घर का जो वातावरण था, मैं एक तरह से अब दूषित कर चुका था। जो बाहर की जो लड़ाई झगड़े थी हमारे घर तक अब पहुंच जाती थी। इन लड़कियों के चक्कर में कोई ना किसी से पंगा मेरा होता रहता था। और आखिरकार मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम अपने जीजा के पास चले जाओ हरियाणा में। तुम वहीं जा कर के ऑटो रिक्शा चलाने का काम करो। अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। उस टाइम मेरी ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, मात्र 23-24 साल का मैं था। और अभी तो मेरे बड़े भाई शादी उनका भी नहीं हुआ था। वो मेरे से 3 साल बड़े थे। हाँ, रिश्ता वगैरह आ रहा था, लेकिन अभी फैसला नहीं हो पाया था। और मैं जब सुना घर वालों का फरमान, तो मैं एकदम लड़ पड़ा था घर वालों से कि मुझे नहीं जाना है जीजा जी के पास में, मुझे तो यहीं काम करना है। मेरे बड़े भाई भी ऑटो ड्राइवर थे, मैं भी ऑटो ड्राइवर। हाँ, दोनों भाई हम अभी ऑटो ड्राइवर से अपना घर बार को चलाते थे। अब बड़े भाई भी मुझसे बहुत नाराज रहते थे। मुझे अकेले में समझाते थे कि देखो, आंसू वो भी बोलते थे, पूरा नाम वो भी नहीं मुझे पुकारते थे। देखो आंसू, तुम इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। मुझे समझाते थे कि अब तुम जवान हो चुके हो, समझदारी इसी में है कि तुम अपने काम में मतलब रखो। मैं उनको बोलता था कि हाँ भैया, मैं आगे से इन चीज़ का ध्यान रखूँगा। लेकिन जो आदत पड़ जाती है ना, वो कभी छूटती नहीं है। मैं कुछ दिन तो शांत रहता था, अब फिर मैं अपना दोस्त बनाने का चक्कर में लग जाता था। ऐसा ही मेरा स्वभाव था उस टाइम में। एक तरह से कहा जाए तो बचपना ही था। मैं अब जब घर वालों ने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम जीजा जी के पास चले जाओ, अब यहाँ रहना तुम्हें ठीक नहीं है, बहुत बदनामी हो रही गली मोहल्ले में। अब मैं एकदम उनकी बातों सुन करके अब तंग आ चुका था। मैं बार बार अपने भैया से कहता कि भैया मैं नहीं जाऊंगा। माँ से बोलता कि माँ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन माँ मुझे कसम दिलाने लगी कि देख बेटा, कुछ महीनों के लिए अब तू जीजा जी के पास चला जा, ताकि यहाँ का माहौल शांत हो जाए। अब तू जब लौटेगा ना, तो एक शरीफ बच्चा बनकर लौट, ताकि तुझ पर कोई पड़ोसी उंगली ना उठा सके। और आखिरकार माँ के जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब मैं अपने जीजा जी के पास, जो हरियाणा में रहते थे, ऑटो रिक्शा चलाने का वो भी काम करते थे। हाँ, मैं उनके पास पहुंच गया। वो उनका जो घर था, उसमें 3 लोग और रहते थे। किराए का घर था और 3 लोग आपस में हिस्सा बांट करके मकान मालिक को पैसा देते थे। खाना तो उनके घर में बनता ही नहीं था, किसी के पास टाइम ही नहीं था। सब होटल में खाकर आते और फिर सो जाते, जिसकी जौन से काम होता था। और वैसे उस घर में जो मेरे जीजा जी थे, ऑटो चलाने का ही काम करते थे, और 2 उनके जो फ्रेंड थे, वो भी ऑटो चलाने का ही काम करते थे। और चौथा मैं पहुंच गया। अब जीजा जी को तो पहले ही अब खबर लग चुका था कि मैं लड़कियों की संगत में ज़्यादा रहता हूँ। तो मुझे समझाने लगे कि देख बेटा, ये तेरा गांव तो है नहीं, शहर है,
अगर तू ऐसी हरकत यहाँ पर भी करेगा, किसी लड़की को ताकने झांकने का, उससे बात करने का, तो बेटा यहाँ पीट जाएगा, मैं बचा नहीं पाऊँगा। अब समझदारी इसी में है कि तू अपने काम पर फोकस रख। अब मैं तुझे किराए का ऑटो दिलवा देता हूँ और अपना काम शुरू कर। मेरे जीजाजी भी किराए का ऑटो चलाते थे और 2 लोग उनके जो दोस्त थे वो भी किराए का ऑटो लेके चलाते थे। और 4-5 महीने कमा करके जीजा भी अपने घर चले जाते थे और फिर 1 महीना रुक करके और फिर हरियाणा में आ जाते थे। ऐसा ही अब सारे लोग कर रहे थे। मैं जब पहुंचा ना तो गर्मी का टाइम था। अब मैं अपने काम में तो लग गया। जीजा जी ने मुझे ऑटो रिक्शा दिलवा दिया। अब मैं सुबह निकलता और शाम को लौट आता। लेकिन जो जीजा जी थे और उनके दोस्त थे वो लोग दोपहर के बाद निकलते थे और वो फिर देर रात तक आते थे। कभी कभी सुबह के 3 बज जाता था, कभी 2 बज जाता था और तब वो लोग लौटते थे। और तब तक मैं उस पुराने घर में अकेले ही रहा करता था। अब जो घर था ना, सिंगल मंजिल का बना हुआ था, पुराना घर था, छत लेकिन जरूर था। और उसमें जो पंखा लगा हुआ था बहुत ही कम स्पीड में चलता था, चलता कम, आवाज़ ज़्यादा देता था। तो गर्मी के टाइम में एक तरह से उस पंखे से मेरा तो काम ही नहीं चल रहा था। मैं जीजाजी को बोला कि जीजाजी कम से कम इस पंखे को सुधरवा तो दो, देखो ये तो आवाज़ ही ज़्यादा दे रहा है और हवा कम। जीजाजी कहने लगे हाँ हाँ अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, अब मैं मैकेनिक से बात करूँगा और वो सुधार देगा। बात ख़त्म हो गई। फिर जीजाजी भूल गए। अब मुझे तो अब गर्मी में रहना पसंद था ही नहीं। मैं भी जब खाना होटल से लेके आता था, जब भी मैं ड्यूटी से अपना काम ख़त्म करके लौटता तो रात के करीब 8 या 9 बज जाता था। ऑटो रिक्शा अपना घर के सामने खड़ा करके खाना पैक करवा के लाता था कि अब गर्मी के टाइम पसीने पसीने आदमी वैसे ही हुआ पड़ता था। अब मुझे बिना नहाए खाना खाने का मन नहीं करता था। मैं नॉन वेज का शौकीन था, नॉन वेज मैं बहुत खाता था। बस कुछ ही दिन छोड़ता था, मंगलवार वीरवार, लेकिन बाकी दिन मैं कोशिश करता था कि नॉन वेज ही खाऊं। मुझे ऐसा ही पसंद था। और उस रात में नॉन वेज ही लेकर के आया था। अब ऑटो रिक्शा अपना घर के सामने खड़ा किया। चाबी सबके पास में होती थी, जो पहुंच जाए अपना ताला खोल लेता था। मेरे पास भी चाबी मिल गई थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोला, पंखा चलाया तो वही खटर खटर की आवाज़ और हवा तो नामात्र का। लेकिन गर्मी इतनी थी कि मुझे अब उस कमरे में रहा नहीं जा रहा था। सबसे पहले मैंने नहाने का काम किया और इसके बाद सोचा कि छत तो है ही है, चलो छत पर वही खाना खाएंगे। हम लोग रात को वहीं सोते थे, छत के ऊपर ही, और खाना हम नीचे खाते थे। लेकिन उस रात बहुत गर्मी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब पंखा का हवा तो शरीर को छू ही नहीं रहा था। अब मैं अपना खाना जो नॉन वेज था ले करके छत पर पहुंच गया। चांदनी रात थी और मैं अपने बिस्तर के पास ही बैठ करके खाना का पैकेट खोला। बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी उस पैकेट से और मैं अब खाना स्टार्ट कर चुका था। अब कुछ ही देर हुआ था खाना को स्टार्ट किए हुए और तभी लगा कि बराबर के छत पर कोई लड़की दौड़ती हुई आ रही है। पाजेब घुंघरू की आवाज़ मुझे बजती हुई सुनाई दी। मैं उस आवाज़ को देखने लगा कि भाई रात को 10 बज रहा है और ये लड़की कभी आज तक हमने इस छत पर देखा नहीं। मैं तो काफ़ी दिन से छत पर सोया करता था, मैं अकेले ही। इसके बाद मेरे जीजा और 2 उनके साथी थे, वो भी आकर के छत पर सोते थे। लेकिन इतना दिन मुझे हो गया इस छत पर सोते हुए, मैंने बगल के घर में ऐसी कोई लड़की देखी नहीं। अब खाना खाते हुए मैं नज़र घुमा करके देखा तो बाउंड्री पर, जो घर की बाउंड्री थी, और बाउंड्री कोई ऊंची नहीं थी, 2-2.5 फुट की बाउंड्री थी, वहाँ एक लड़की अब अपना कोहनी टिकाए हुए बाउंड्री पर दोनों हाथ की
मेरे को देख रही थी खाना खाते हुए। बड़ा अजीब सा महसूस हुआ रात के टाइम में। मुझे पसंद नहीं था कि कोई खाना खाते हुए मुझे देखे। मैं अब सोचने लगा कि कैसी भाई लड़की है, मैं खाना खा रहा हूं और ये घुरी जा रही है। अब मेरे जो खाना था ना हलक में, अब सही ढंग से जा नहीं रहा था। मैं अपना अब खाना एक तरह से बंद कर दिया। अब मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की देखने में जवान 22-23 साल का आसपास की उम्र होगा। अब कपड़े भी बड़ा ढंग के पहने हुए थे। अब बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। ऊपर से चांदनी रात, साफ मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। अब मैं खाना खाते खाते रुक गया था। अब वो लड़की लगातार मुझे देखती जा रही थी। मुझे रहा नहीं गया। मैं तो ऐसे ही शरारती लड़का था। लड़कियों के चक्कर में तो मैं गांव छोड़ कर के शहर में आया था। अब वो लड़की मुझसे शरारत करे, मुझे तो ये बर्दाश्त ही नहीं था। मैं बस रुका नहीं। जो भी नॉनवेज था अब मैं अपने हाथ में ले लिया। अब कहने लगा कि सुनो, भूखी हो तो आ जाओ, अब दोनों मिलकर के खाना खा लेते हैं। वो लड़की एक पल के लिए इधर उधर गर्दन घुमाई, जैसे कोई देखना चाहती है कोई आसपास तो नहीं है। अब फिर वही पोजीशन पर आ गई। मैं कुछ देर तक इंतजार करने लगा कि अब चली जाएगी। मैंने इसको बोल दिया है ना, अब ये रुकेगी नहीं, अब ये सीधा अपने घर के अंदर नीचे चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी मेरी तरफ घूर कर देख रही थी। अब फिर मैंने दोबारा वही बात बोला कि शायद ये बात मेरी सुन नहीं पाई है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। और वही हाथ में दिखा करके कि देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलकर के भोजन करते हैं। क्या इरादा है तुम्हारा? आना है तो आ जाओ, देरी क्यों कर रही हो? अब जैसे ही बात खत्म किया और उसके बाद वो लड़की सीधा बाउंड्री से छलांग मार दिया। वो मेरी छत पर आ गई। आप तो जैसे मैं देखता ही रह गया। उस लड़की की इतनी हिम्मत, और बाउंड्री कूद करके, खैर बाउंड्री ज़्यादा ऊंचा नहीं था, 2-2.5 फुट, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन थी तो दूसरी की बाउंड्री, और वो कूद करके अब हमारी छत पर आ चुकी थी। हाँ, सीधा मेरे जहाँ मैं खाना खा रहा था, बैठा हुआ था अपने बिस्तर के पास में, वहाँ आ गई। और आओ ना देखा ताओ, सीधा झुक करके मेरे हाथ से वो चिकन का वो पीस जो मैं उसको दिखा रहा था, वो मेरे हाथ से छीन लिया। खड़े खड़े वहां पर चबाने लगी। मैं देख करके एकदम हैरान कि भाई ये कैसी लड़की है भाई, भूखी। मैं तो इसको बोला था कि ये मेरी बात को बुरा मान जाएगी और भाग जाएगी इस जगह से, लेकिन ये तो उल्टा कहानी बन गया। ये तो मेरे हाथ से मेरा निवाला छीन लिया। गजब की लड़की है भाई, गजब इसका अदा है। मैं तो बस सोचता ही रह गया। और तब तक वो लड़की चिकन का पीस साफ कर चुकी थी। और फिर मेरे खाने के ऊपर झुक गई। और जो भी उसको नॉनवेज का पीस नजर आया, दोनों हाथों से मेरे खाने में से उठा लिया और चबाते हुए उस बाउंड्री की तरफ चल पड़ी। और देखते ही देखते बाउंड्री वो पार कर गई और उस घर की सीढ़ियों की तरफ जो नीचे जा रही थी उधर चली गई। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि मुझे तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। गजब की ठीक लड़की थी वो। मैं मन में ऐसा ही सोचता रहा। अब तो मेरा भूख था, अब अधूरा का अधूरा रह गया। मैं भूखा था और सारा चिकन वगैरह तो उस लड़की ने उड़ा दिया था। कैसी बेशर्म लड़की है, दूसरे को खाने को छीन करके ले गई। मैंने तो बस उसको इसलिए बुलाया था कि मेरी बात सुनकर उसको बुरा लगे, मेरे खाने की तरफ ना देखे। और वो तो जैसे मैंने उसको सादर आमंत्रित कर दिया हूँ कि आओ भाई मेरे खाने में हाथ साफ कर लो, और उसने ऐसा ही किया। मैं एकदम सदमे में रह गया था कुछ पल के लिए। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ना कुछ सोच रहा था, बस उसको जाता हुआ देख रहा था।
जब वो घर के अंदर सीढ़ियों के अंदर चली गई, जब मुझे नहीं दिखाई दी, तब मैं सोचने पर विवश हो गया कि भाई ये कैसी लड़की है यार। इस घर में मैंने आज तक ऐसी लड़की को देखा नहीं। मुझे सोते हुए काफ़ी दिन इस छत पर हो गया। अगर इस घर में होती तो ज़रूर कभी ना कभी छत पर आती, लेकिन ये देखो ना, आई भी, मेरा चिकन भी साफ कर गई। अब मैं क्या खाऊंगा? लेकिन जैसे तैसे सलाद वगैरह था, भूख तो लगी हुई थी। अब सलाद के साथ ही मैंने रोटी को ख़त्म किया। अब फिर मन ही मन उस लड़की को बुरा भला कहते हुए मैं अपने बिस्तर पर सो गया और सोचा कि अगले दिन मैं ज़रूर पता करूंगा कि वो लड़की किसकी है और ऐसा उसने क्यों किया। मैं इसके बारे में अपने जीजा से बात करूंगा। और मैं दिन भर का थका हुआ ऑटो चलाने वाला ड्राइवर, और ठंडी ठंडी थोड़ा हवा चली गर्मियों के टाइम में, तो नींद अब आ चुकी थी। गहरी नींद में मैं चला गया था। रात के कितना बजा था ये तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था जब मेरी आँख खुली। हाँ, इतना पता था कि मेरी आंखें नींद से बोझल थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था और वही लड़की मेरे ऊपर झुकी हुई थी और मुझे उठा रही थी, मेरा नाम लेकर के बुला रही थी। जो मेरा पेट नेम था, आंसू। आंसू, उठो ना, उठो ना, जल्दी आओ ना मेरे साथ में। अब मैं लग रहा था कि कोई ख्वाब देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। अब मैं बार बार आंखें खोलता, अब नींद के मारे मेरी आंखें बोझिल थी, खोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब अपने कानों में आवाज़ सुनता तो मुझे लगता कि मैं ज़रूर कोई ख्वाब में हूँ, कोई ड्रीम में हूँ, और ये ड्रीम सच्चा नहीं होता। लेकिन मुझे जब आश्चर्य हुआ कि जैसे लगा उस लड़की ने मुझे अपने हाथों से उठा लिया और उठा करके वो बाउंड्री पार करके उस घर के अंदर उतर गई सीढ़ियों से। ये सब जादू की तरह चल रहा था। मुझे लगा कि ये सब नींद का असर है, सपने में हूँ और यही सब लग रहा है। मैं उस लड़की को बुरा भला किया और वो मेरी दिमाग की सोच में थी, इसीलिए मैं उसी का ख्वाब देख रहा हूँ। अभी आँख खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे यही लग रहा था। सपने में मुझे लग रहा था कि सब कुछ सपने में चल रहा है। आश्चर्य जब हुआ जब मुझे उस लड़की ने एक टूटी फूटी पलंग पर लिटा दिया, और उसके बाद जो हुआ मैं कांप गया था। वो तो मेरे साथ हम बिस्तर होने की तैयारी कर रही थी। अब मैं सब कुछ जैसे लग रहा कि सपने में सब कुछ देख रहा हूँ। सपना अब टूटेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, जो था बिल्कुल रियलिटी चल रही थी। और अपना मकसद पूरा होने के बाद अब वो लड़की जैसे मुझे उस पलंग पर लिटाया था और वो मुझे हाथों में उठा करके दोबारा सीढ़ियों के ऊपर चल पड़ी थी। मेरी आंखें अभी बंद थी, तभी बंद थी। मैं आंखें खोलने की कोशिश करता लेकिन आंख खोल नहीं पाती थी। मेरे दिमाग में दस्तक जरूर देता था कि तुम कोई खतरे में हो, तुम खतरे में हो। लेकिन अगले पल मेरा दिमाग कहता है ये तो ड्रीम है, ये ख्वाब है, ये सपना है, अभी टूट जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा। और आखिरकार वो लड़की मुझे उसी बिस्तर पर आकर के लिटा दिया। इसके बाद मैं उसकी पायलों की आवाज़ सुनता रहा, छम छम करती हुई उस बाउंड्री को पार करके। अब फिर उसकी पायलों की आवाज़ अब मुझे मध्यम लगने लगी। आज देखते ही देखते कुछ देर के बाद, सुनने के बाद, वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैं अभी भी जैसे नींद में हूँ और अचानक मेरे जीजा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जीजा अपना ऑटो रिक्शा लेकर के आ चुके थे। अब मेरा नाम लेकर के अब पुकार रहे थे, अरे आंसू, जल्दी आके गेट खोल दे, कब से आवाज़ दे रहा हूँ। एक्चुअल में बाहर में मेन गेट था और उसमें सिटिकनी लगा दिया जाता था और वही मैंने किया था। जब जीजा की आवाज़ मुझे बार बार कानों में गूंजने लगी, लेकिन फिर भी मेरी आंख नहीं खुल रही थी।
ना जाने उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया था। जीजा अब नाराज हो चुके थे। अब डांट डांट कर मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, आंसू दरवाज़ा खोल दे, आंसू दरवाज़ा खोल दे। अब मुझे सब सुनाई पड़ रहा था कि मेरे जीजा जी पुकार रहे हैं, मुझे जाके गेट खोल देना चाहिए। लेकिन मेरी आँख खुले तब ना, मेरे शरीर में कोई हरकत हो तब ना, ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। आखिरकार जीजा जी बाउंड्री जो थी गेट की, और उस पर चढ़ करके एक पेड़ की सहायता से तब वो उस घर में उतरे। पहले उस घर में गए। घर तो बंद था, मैंने बंद कर रखा था, क्योंकि रात में उसमें सोने का कोई मतलब नहीं था। पंखा का स्पीड तो माशाअल्लाह था। अब इसके बाद वो सीढ़ियों से छत पर आए और आते ही अब गुस्से में थे। अब मुझे अब जगाने लगे। आंसू, क्या दारू पी के आया है आज? तोड़ता क्यों नहीं है? बहुत डांटने लगे। अब मुझे उठाते, मैं कभी इस करवट हो जाता, कभी इस करवट। आंख नहीं खुल पाती थी। मैं बोलने की कोशिश करता था, लेकिन मुंह से आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। जीजा जी को यही समझ में आया कि मैं कोई नशा करके आया हूँ। मेरा मुंह भी सूंघे, लेकिन मैं नशे का कोई आदी नहीं था, वो भी जानते थे। लेकिन लगा कि कहीं मैं कोई ड्राई नशा तो करके नहीं आया हूँ, उनको ये शक था। अब फिर वो नीचे गए, पूरा बाल्टी का पानी जिसमें आधा पानी भरा हुआ था और सीधा लेके आए, और बाल्टी के पानी मेरे चेहरे पर अब एक तरह से डालने लगे। और जैसे जैसे पानी डाल रहे थे मेरे चेहरे पर, मैं अब अपनी आँख खोलने का कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा कि जीजा जी क्या करना चाह रहे, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं पा रहा था। और आखिरकार जीजा जी जब पूरा आधी बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल दिए, तब जा कर के मेरी आँख खुली। और जैसे ही आँख खुली ना, मैं सकते में आ चुका था। सामने जीजा जी गुस्से में मुझे डांट रहे थे, तुमने कोई नशा करके आए हो आंसू? बता दे तूने कोई नशा किया है। ऐसा कौन सा होता है भाई? मैं आवाज़ दे दे के थक गया, आखिरकार मुझे बाउंड्री चढ़ के आना पड़ा। ऐसा कौन सा होता है भाई? जरूर तो कोई नशा किया है। हाँ, मुझे तो अलग फिक्र थी। मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि ये लड़की मेरे साथ क्या किया है इस रात में। वो मुझे अपने हाथों में जैसे कागज़ का कोई टुकड़ा हूँ मैं, और उठा करके ले गई तकिया समझ करके, और मेरे साथ उसने ना जाने क्या क्या किया, और फिर मुझे वापस मेरे बिस्तर पर डाल गए। और तब भी मेरा नींद नहीं खुला, आँख नहीं खुला। मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ना मैं बोल पा रहा था और ना मैं चिल्ला पा रहा था, ना कुछ आवाज़ दे पा रहा था, आँख भी नहीं खोल पा रहा था। ऐसा कैसे हो गया? मैं जीजा जी की बात सुनता रहा। जीजा गुस्से में गुस्से हुए जा रहे थे, और तब मुझे बोलना पड़ा, जीजा मैं कोई नशा नहीं किया था। अब फिर मैं शुरू से लेकर के कहानी अपनी बताने लगा, और जैसे जैसे मैं कहानी बताता जा रहा था, जीजा जी को तो लग रहा था कि मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। और जब मेरी बात खत्म हुई तो जीजा कहने लगे, तू ड्रामा कर रहा है ना? मैं जानता हूँ तू ड्रामेबाज है, और तू ये जो कहानी सुना रहा है ना, सब ड्रामा है। मैं ऐसी कहानियाँ बोल कितनी बना के तुझे दे दूँ। मैं कसम खा के गढ़ने लगा माँ की कि जीजा जी मैं कोई ड्रामेबाज नहीं हूँ, ना मैंने ऐसे कोई झूठी कहानी बताई है। अगर आपको विश्वास है तो विश्वास कीजिए, मैंने अपनी माँ का कसम खाया हूँ, और माँ की कसम खा करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने जो बोला है झूठ है या सत्य है। तब जीजा जी को लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। अब फिर वो कहने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर तो काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है, मुझे तो देखते देखते करीब 1.5 साल हो चुका है, और घर नीचे में तो टूटा फूटा पड़ा है, तो कल जाके देख लेना, इस घर में कोई रहता ही नहीं है। अब मैं जैसे और डर चुका था जीजा जी की बात सुन करके कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। उस घर से जवान लड़की निकली, छत पर आई, मेरे खाने को तरफ देखने लगी। मैंने उसको झूठ मूठ कर इन्वाइट किया और वो बाउंड्री पार करके आ गई।
मेरे खाना भी हड़प कर गई। इसके बाद मैं जब सो गया और फिर मुझे उठा करके चल पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई सपना, कोई ख्वाब नहीं देखा, सब कुछ रियलिटी थी। अब आखिरकार जीजा जी मानने को तैयार नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता आंसू, ये जरूर तेरा कोई भयानक सपना होगा। मैं कहने लगा, जीजा जी अब दिन सुबह होने दीजिए, इसके बाद हम लोग इसी छत से चलेंगे नीचे। मैं जानता हूं कि मुझे वो कहाँ लेके गई थी। और उसके बाद में हम सोने की कोशिश करने लगे। जीजा जी तो कभी का सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही डरावना अब मुझे ख्वाब आ रहा था जो उस लड़की ने मेरे साथ किया था। और कभी कभी तो उसकी पाजेब की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे फिर वो सीढ़ियों से चढ़ करके छत पर आ रही हो। अब मैं डर करके उठ के बैठ जाता, देखने लगता उस तरफ में, लेकिन वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी। और इस तरह मुझे जागते सोते सुबह हो चुकी थी। जब सूरज की किरण अब चेहरे पर पड़ी जीजा जी को, तब उनका नींद खुला। अब सबसे पहले जो नित्य क्रम था निपटा करके अब हम दोनों अब तैयार थे। अब मैंने जीजा कहा कि आप चलो मेरे साथ में, मुझे वो लड़की कहाँ लेके गई थी मुझे मालूम है। जीजा जी कहने लगे, अरे वो टूटे फूटे घर में कहाँ जाएगा भाई, उसमें तो सांप बिच्छू ना जाने क्या क्या चीज़ होंगे, मैं नहीं जाता। लेकिन मैं कहने लगा, जीजा जी अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक बार चल करके देख लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। और आखिरकार जीजा जी मान गए और इसके बाद हम लोग उस घर की तरफ चल पड़े। बाउंड्री पार किए और सीढ़ियों पर आ गए। एक एक कदम सीढ़ी उतरते जा रहे थे, जैसे मुझे सपने में सब पता था, जैसे मेरा आंख बंद था कितनी सीढ़ियाँ हमने उतरा और इसके बाद किस कमरे में मैं गया था, मुझे सब कुछ याद था। और वैसे ही मैं एक टूटे फूटे कमरे में पहुंच गया। वहाँ पर अब एक पलंग थी, वो भी टूटा फूटा। अब मैं जब उस पलंग की ओर देखा ना, तो मैं एकदम खौफ में आ गया था। वहाँ पर वैसे ही कपड़ा चुन्नी उस पलंग पर रखा हुआ था, उसी लड़की का। अब मैं जब देखा ना तो जीजा जी को बोला, जीजा जी देखो उसी लड़की के कपड़े हैं ये, रात में यही कपड़ा उस लड़की ने पहन रखा था। अब जीजा जी भी एकदम लगा कि वो भी सदमे में आ गए उसको देख करके। और उस टाइम कुछ नहीं बोले, मेरा हाथ पकड़े और बोले, आंसू चल यहाँ से। और इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी उस घर से अब छत पर आ गए और फिर अपने बाउंड्री के अंदर। उसके बाद नीचे अब फिर जीजा जी कहने लगे कि देख आंसू, अब तो इस छत पर रात को नहीं सोएगा। मुझे मालूम हो गया है कि तेरे साथ में क्या हुआ है। जरूर इस घर में कोई आत्मा लड़की रहती है और उसी का काम है। तो छत पर आकर के नॉनवेज खा रहा था ना? मैं बोला हाँ। उसी का सुगंध सुन करके वो लड़की उस जगह पर आई होगी। तुझे क्या जरूरत थी भाई छत के ऊपर नॉनवेज खाने की? जैसे तू रोज नीचे खाता था वैसे ही खा लेता। मुझे भी लगा कि जीजा जी सही कह रहे हैं। अब मैं कहने लगा, जीजा जी गर्मी का टाइम है, पंखा का देख ही रहे हो क्या हाल है, और अंदर गर्मी भी लगती है, तो हम लोग कैसे सो पाएंगे? जीजा जी कहने लगे, तू चिंता मत कर, सबसे पहले मैं इस पंखे का सही करवाऊंगा और फिर हम कूलर का प्रबंध करते हैं। लेकिन अब कोई भी छत पर नहीं जाएगा। और वैसे ही जीजा जी ने किया था। घर के अंदर कूलर भी लग चुका था, पंखा दुरुस्त हो चुका था। और छत पर तो मैं जाने से ही घबराने लगा। रात में कभी बाथरूम करने के लिए उठता ना, तो मुझे वो पाजेब की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। छत पर जैसे कोई लड़की पहन करके चल रही हो, छन 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 की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। अब मैं डर करके भाग करके अब बिस्तर में अब सो जाता था, आंखें बंद करके। ऐसा ही काफ़ी दिन तक मेरे साथ में होता रहा। आखिरकार मैंने जीजा जी से कहा कि जीजा जी आप लोग क्यों नहीं घर बदल लेते हो, दूसरे घर में चलो, यहाँ भी किराया देना है और दूसरी जगह पर देना पड़ेगा। जीजा जी को सलाह अच्छी लग गई थी। ये भी घर काफ़ी पुराना था
लेकिन यहाँ खुली जगह थी और कोई परेशानी नहीं थी, बस उस लड़की के भूत के अलावा। आखिरकार जीजा जी दूसरा घर ले लिए और इसके बाद हम लोग उस घर में रहने लगे और वहाँ ऐसी कोई परेशानी हमने कभी नहीं देखी। आज भी मैं सोचता हूँ कि उस लड़की ने मेरे साथ में क्या क्या किया, वो वाकई आत्मा थी या कुछ और, मैं आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन वो जो आवाज़ थी पाजेब की अभी मेरे कानों में रात के टाइम कभी कभी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आशुतोष जी की अपनी आप ही थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।